डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आपकी एग्जाम बेहद बेहद नज़दीक है, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे झारखंड का, चाहे आपका उत्तराखंड, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपकी बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम होने वाला है वो भी लगभग उसको नज़दीक मान के चलिए। तो उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन, और उसका एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन आपकी इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी भारतीय विदेश नीति और अन्य देशों से जो विदेशी संबंध है वो आपको पढ़ना है। तो उसी के मद्देनज़र हम लोग एक नोट्स है उसको पढ़ रहे हैं, और बतौर ये याद रखिएगा ये रिवीजन के लिए है। ठीक? रिवीजन की दृष्टि से पढ़ें, पूरा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे। नहीं, कम समय में बस ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को हमको देख लेना है, उसको रिवाइज़ कर लेना है या रिकॉल कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आप। चलिए शुरुआत करते हैं कि भारतीय विदेश नीति के मूल तत्वों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। ये भी पहला ही जो लाइन है आपकी बेहद महत्वपूर्ण, बार-बार पूछा जाता है कि भारतीय विदेश नीति का जो समावेश है या उससे संबंधित जो चर्चा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 51 में कौन-सा भाग है? भाग 4। और कौन-सा इसका नाम है? नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा। श्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आधार स्तंभ बताएँ 3। कौन-कौन से? शांत समानता, शांति और मित्रता के 3 आधार स्तंभ बताएँ। कौन? नेहरू साहब। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं? किसी भी विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं, और भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है? उसका अपना राष्ट्रीय हित है, उसका अपना भौगोलिक तत्व है, और गुटनिरपेक्षता। याद रखिए, गुटनिरपेक्षता भी भारतीय नीति विदेश नीति की निर्धारक तत्व है। और विचारधारा कौन-सी? गांधीवाद, मानवतावादी विचारधारा इस पर आधारित है। व्यक्तित्व का प्रभाव जो भारतीय विदेश नीति पर पड़ा, किस-किस का? नेहरू का, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी का। ये जो 3 आपके प्रधानमंत्री हुए विभिन्न समय या विभिन्न कालांश में, इन तीनों के व्यक्तित्व का प्रभाव भी भारतीय विदेश नीति पे पड़ा। इनके व्यक्तित्व के अनुसार भारतीय विदेश नीति प्रभावित होती रही। अब भारतीय विदेश नीति जो है उसको ज़रा समझ लीजिए, क्या है परिभाषा? कि विदेश नीति द्वारा कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों तथा भौतिक एकता, अखंडता, राष्ट्रीय स्थायित्व व समृद्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। साथ ही यह उन क्रियाकलापों का भी समुच्चय जो किसी राष्ट्र के व्यवहार को अपने हित के अनुकूल समायोजित करने में सफलता होती है या सफल होती है। तो यानी जो विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता और उसका जो राष्ट्रीय स्थायित्व है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको सुनिश्चित करने की पहले वो प्रयास करती है, प्राथमिकता करती है। साथ ही उसके ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे वो अपने ऐसे कार्यों को चुनता है या कार्य करने के तरीकों को अपनाता है, जिससे वो अपने अधिकतम राष्ट्रीय हितों की अभिपूर्ति कर सके या अभिवृद्धि कर सके, और जो-जो समयांतर या कालांतर उसमें अपने आप को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर सके। यही किसी भी देश की विदेश नीति है। तो विदेश नीति के कौन-कौन से तत्व होते हैं? बेहद महत्वपूर्ण है। इसको ज़रा नोट कर लीजिए। विदेश नीति के तत्व क्या हैं? शांति, मैत्री व अस्तित्व, विरोधी गुटों में समन्वय करके, साधनों की पवित्रता, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान। सर्वोच्च सत्ता मतलब संप्रभुता के प्रति सम्मान, अनाक्रमण, परस्पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, कूटनीतिकता और यूनाइटेड नेशन का समर्थन। ये तो विदेश नीति के तत्व हुए। और उसके लक्ष्य क्या है? विदेश नीति के लक्ष्य क्या है? कि आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक सुरक्षा का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्राप्त करना भी आपकी विदेश नीति का लक्ष्य है। और आर्थिक कूटनीति का सक्षम बनाना, यानी अगर आपके पास आप किसी आर्थिक मामले में कमज़ोर हैं, तो ऐसी कूटनीति का प्रयोग कीजिए जिससे आपके आर्थिक हितों या आर्थिक पक्ष के हितों का भी कल्याण हो सके या अभिवृद्धि हो सके। फिर होता है कि ज़रा विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो यहाँ दिया है विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं आपके भौगोलिक, इतिहास व संस्कृति, राजनीतिक समूह, दबाव समूह, अनिवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, डायस्पोरा वो, और वैश्विक आर्थिक सामाजिक माहौल जिस प्रकार वो भी आपकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थिति क्या है आपकी? पर्यावरण मुद्दे, जाति, धर्म, लिंग और आतंकवाद, ये सब। ठीक? एक और चीज़ है इसमें,
कि निर्माण करने वाली संरचना, भारतीय विदेश नीति की जो निर्माण करने वाली संरचना है, वो है आपकी विदेश नीति का निर्माण करने वाली संरचना क्या? एक तो पहले संसद, फिर विदेश मंत्रालय, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसमें, फिर आसूचना यानी जो आपकी जासूसी डिपार्टमेंट है, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो विभाग। तो विदेश मंत्रालय में तो एक विदेश मंत्री होगा, फिर उसके कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव और राज्य मंत्री। राष्ट्रीय सलाहकार में जो सामरिक नीति निर्धारण करते हैं और सचिवालय इसमें शामिल है। आसूचना में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है, सैन्य आसूचना। आज़ादी के बाद स्वतंत्र विदेश नीति के चरण देखिए ज़रा। आज़ादी के बाद जो स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई गई, उसके जो स्टेप्स है या चरण है वो कि 1947 से 64 तक नेहरू का युग बोलते हैं हम। 1947 से लेकर 64 तक नेहरू का युग, जिसमें श्री नेहरू आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी रहे। साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद, रंगभेद, फांसीवाद का विरोध तथा स्वतंत्र विदेश नीति उनके प्राथमिक लक्ष्य थे। नेहरू युग की विदेश नीति की प्रमुख प्रमुख पहलू क्या है? तो ये है कि पंचशील सिद्धांत था, अफ्रो एशियाई सम्मेलन जो बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ, और गुट निरपेक्षता, नेहरू, नासिर, टिट्टो और सुकर्णो व नक्रुमा, ये लोग मिलके राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति को इन्होंने इजाद किया और आगे बढ़ाया उसको। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ सदस्यता भी बनाए रखी इन्होंने, और गोवा पर इन्होंने अपना अधिकार भी स्थापित किया। ये नेहरू युग की विशेष जो आज़ादी की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया गया, तो उसमें नेहरू का ये विशेष योगदान है। तो एक तो पहले पूछता है कि बांडुंग सम्मेलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ, अफ्रो एशियाई सम्मेलन, इनकी विशेष भूमिका रही, पंचशील सिद्धांत इन्हीं के नाम से है, चौवन लाई और ये, ठीक। और इसी के बाद एक नारा जैसे चला, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चला, इतनी मित्रता थी, लेकिन बाद में वही जब 62 का चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो उसी की वजह से इनको आघात पहुंचा और जो अंततः इनकी मृत्यु का कारण बना ये भी। और एक इनकी कूटनिरपेक्षता की सर्वाधिक लोकप्रिय नीति रही, क्योंकि इनकी विशेष योगदान हम कह सकते हैं कि उस समय जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अगुवाई में आगे थे, उस जमाने में जिस समय आपकी शीत युद्ध और जिस समय भारत एकदम क्या मतलब कि हर चीज़ के अभाव में सबसे क्या मतलब कि तृतीय विश्व में सबसे आगे था। राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ सदस्यता इन्होंने बनाए रखी। कई लोगों ने आलोचना की कि इससे संप्रभुता की को क्षति पहुंच रही है, और जो आप आज़ाद हो गए हैं तो आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग कर दीजिए। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ मतलब ये हुआ कि जो भी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपनिवेश थे, उसके सदस्य थे, ये था। और गोवा पर इन्होंने एक इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो काम हुआ, 61 पर गोवा पर अधिकार हुआ। 64 से 66 शास्त्री जी का युग है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो आपके द्वितीय प्रधानमंत्री बने, उनका भी भारतीय विदेश नीति पे थोड़ा-सा प्रभाव है। तो आइए देखते हैं क्या? शास्त्री जी द्वारा नेहरू के विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी दृष्टिकोण को उन्होंने प्राथमिकता दी। सबसे बड़ी बात कि जो नेहरू थे, उनकी जो विदेश नीति थी, आदर्शवाद पर टिकी थी, और वो इंटरनेशनल रेज़ीम या इंटरनेशनल ऑर्डर को, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखते थे। परंतु जब शास्त्री जी आए, तो उन्होंने इसको यथार्थवादी रूप में उन्होंने देखा और यथार्थवादी नीतियों को लागू किया, प्राथमिकता दी। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ, उन्हीं के समय में महाशक्तियों के बजाय दक्षिण-पूर्वी एशियाई के देशों के साथ संबंध पर उन्होंने जोर दिया। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को, जो कि उज़्बेकिस्तान में हुआ, इन्हीं के समय काल में हुआ, क्योंकि भारत-पाक से संबंधित ये समझौता है। रूस के दबाव में आकर समझौता करने के कारण इनकी आलोचना भी हुई। इंदिरा गांधी युग, जिसको हम बोलते हैं हार्ड पावर डिप्लोमेसी, जो कि 1966 से 77 तक है। इनकी इनकी डिप्लोमेसी को क्या बोलते हैं? हम हार्ड पावर बोलते हैं। आदर्शवाद या यथार्थवाद के समन्वय पर इन्होंने बल दिया। एक तरफ आदर्शवादी दृष्टिकोण भी अपनाया और यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी नेहरू और शास्त्री को दोनों के जो सिद्धांत थे उनको या गुणों या विशेषताओं को लेकर ये साथ चले। अफ्रीका, एशिया के छोटे देशों से घनिष्ठ संबंध पर इन्होंने बल दिया। जून 1974 में कच्छ द्वीप विवाद है, भारत श्रीलंका के मध्य का शांतिपूर्ण समाधान किया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कच्छ द्वीप का विवाद किन देशों के बीच में है, ठीक? फिर 1968 पर इन्होंने सबसे बड़ी इनकी देखिए, इसीलिए वजह से इनको आयरन लेडी कहा गया या दुर्गा कहा गया। दुर्गा भी कहन तो बाद में ही है, लेकिन आयरन लेडी इसलिए कहा गया कि इन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया इन्होंने, जो कि नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, उस पे इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 1971 भारत सोवियत संघ 20 वर्षीय शांति
मैत्री मैत्री हुई, शांति मैत्री संधि हुई, जो एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हुई भारतीय विदेश नीति के लिए, ठीक। 1971 भारत-पाक युद्ध, दिसंबर 1971 में युद्ध हुआ, बांग्लादेश का इन्होंने निर्माण किया। बांग्लादेश का इन्होंने पाकिस्तान को विभाजन करके बांग्लादेश का एक नया राष्ट्र उन्होंने बना दिया। अब इस वजह से इनको दुर्गा दुर्गा कहा गया और पूरे विश्व में इनकी क्या मतलब कि ये एक केंद्रीय क्या मतलब कि केंद्र में आ गई। उस समय जब इन्होंने युद्ध किया, अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन फिर भी उसके दबाव के आगे ये झुकी नहीं और भारत-पाक युद्ध हुआ, ये दिसंबर 1971। उससे जस्ट पहले इन्होंने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति मैत्री को भी चलिए 72 में युद्ध विराम व शिमला समझौता इंदिरा व जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य हुआ। पूछेगा आपसे कि 20 वर्षीय संधि कब हुई, भारत-पाक युद्ध कब हुआ और उसका ये शिमला समझौता किससे संबंधित है? तो इस समझौते में कौन-कौन लोग शामिल हुए? तो भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मई 1974 में परमाणु विस्फोट करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्होंने अपनी नई पहचान बनाई। पोखरण प्रथम का कांड भी पोखरण जो विस्फोट हुआ उनका जो कार्य है इनके नाम से फेमस है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 75 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया। ये एक कहने मतलब कि जो सिक्किम था आपकी भारतीय भौगोलिक में जैसे कांटा की तरह था, लेकिन उसमें तमाम अलगाववादी नीतियाँ थी, सबको एक दरकिनार करके, सबको एक साथ बैठा करके, समझौता करा के, अपनी कूटनीति का प्रयोग करके सबसे पहले उन्होंने सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा बनाया और फिर जस्ट 1 साल बाद 36वें संविधान संशोधन के तहत उन्होंने उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया, ठीक। तो ये 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। सिक्किम को कब सहयोगी राज्य बनाया गया, ये भी और पूर्ण राज्य कब बनाया गया, ये भी, ये प्रश्न आपसे बार-बार पूछा जाता है। अब इनके बाद आती है जनता पार्टी की सरकार, जो कि इमरजेंसी के बाद बनी। वास्तव में तटस्थ या सही मायनों में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि किस सरकार ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया? तो ये थी जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। ये पूछता है कि किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाई? तो गलती से आप लोग नेहरू या इंदिरा को मत लगा दीजिएगा, वो है आपके मोरारजी देसाई। भारत पाक के मध्य 14 अप्रैल 1978 सलाल सलाल जल विद्युत परियोजना व भारत बांग्लादेश फरक्का समझौता 1977 में हुआ इनके मध्य। सलाल जल विद्युत परियोजना और फरक्का जो समझौता है इन्हीं मोरारजी देसाई या जनता पार्टी के सरकार में हुआ। इंदिरा गांधी फिर आती है 1980 से लेकर 84 तक। तो नई दिल्ली में जो नाम यानी गुटनिरपेक्ष का 7वां सम्मेलन हुआ, जो कि 3 वर्ष के लिए ये अध्यक्ष चुनी गई। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत में गुटनिरपेक्ष का गुटनिरपेक्ष जो नाम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता का सम्मेलन कब हुआ, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन कब हुआ? तो 1983 में हुआ। और कौन सा सम्मेलन? तो 7वां सम्मेलन। 1982 में एशियाई खेलों का भी इन्होंने आयोजन कर ये साबित कर दिया कि नहीं, भारत अभी भी मतलब कि अन्य देशों, विकसित देशों की तुलना में कार्य करने में सक्षम है। 11 वर्ष के अंतराल के बाद 1982 में ये अमेरिका की यात्रा की। राजीव गांधी युग अब आता है 1984 से लेकर 89 तक। राजीव गांधी की विदेश नीति 4D के समन्वित कार्यक्रम पर आधारित है। बेहद महत्वपूर्ण है ये। 4D कार्यक्रम किसके काल से संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा, तो श्री राजीव गांधी के कार्यकाल से संबंधित है। उनकी विदेश नीति की एक विशेषता है। डी से डिसआर्मामेंट, डीकोलोनाइजेशन, डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी फॉर पीस, 4D कार्यक्रम इन्होंने चलाया राजीव गांधी ने। इस युग में भारत द्वारा पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों का विकास करके भारत तकनीकी एवं सैनिक दृष्टि से मजबूत हुआ। इन्होंने ज़्यादा वैज्ञानिक पक्ष पर और राष्ट्र के लिए अगर तक आधुनिक हथियारों की बात, मिसाइलों की बात ये इन्होंने किया और उसमें इजाद भी किया, उसकी आगे बढ़ने में इन्होंने भूमिका भी अदा की। सार्क के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक। राजीव जयवर्धन समझौता 1987 में हुआ। वीपी सिंह चंद्रशेखर युग 1989 से लेकर
91 तक। वीपी सिंह ने अपने 11 माह के कार्यकाल में श्रीलंका से संबंध सुधार के प्रस्ताव की और शांति सेना वापस बुलाई। जो शांति सेना जयवर्धने और राजीव गांधी के बीच हुई थी, शांति सेना श्रीलंका गई थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि राजीव गांधी की हत्या भी हुई। उसी शांति सेना को वीपी सिंह ने वापस बुला लिया। चंद्रशेखर ने नेपाल से संबंध सुधार हेतु अपने कार्यकाल 8 माह के कार्यकाल में नेपाल की विदेश यात्रा की। खाड़ी संकट 91 के समय चंद्रशेखर ने यूएसए के विमानों को ईंधन आपूर्ति बंद कर दी थी। पीवी नरसिम्हा राव युग जो है 1991 से लेकर 96 तक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी अपनाते हैं। सॉफ्ट हार्ड पावर डिप्लोमेसी किससे संबंधित है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी से। और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो है श्री पीवी नरसिम्हा राव से, और इनका कार्यकाल जो है 1991 से लेकर 96 तक है। वेन्नो भारत द्वारा इसराइल के पक्ष में मतदान इन्होंने किया। जकार्ता व कार्टाजेना के नाम सम्मेलन में भाग लिया। 1992 में ब्रिटेन से प्रत्यार्पण संधि हुई और 1991 में इन्होंने वैश्वीकरण के तहत एलपीजी को अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। ये भी पूछा जाता है कि उस समय आपके वित्त मंत्री कौन थे? तो वही आपके जो आगे चल के प्रधानमंत्री हुए श्री मनमोहन सिंह, वो वित्त मंत्री थे और ये पीवी नरसिंह राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। लुक ईस्ट पॉलिसी इन्हीं की देन है। ये बार बार पूछा जाता है, लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? तो ये नरसिम्हा राव। अब पूछेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, याद रखिएगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये श्री नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पाक के प्रति इनका नकारात्मक दृष्टिकोण रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जो 96 में बने 13 दिन की इनकी सरकार है 96 में। देवगौड़ा साहब की 96 से 97 लगभग इनका 1 साल का कार्यकाल रहा। और 1996 में जेनेवा में सीटीबीटी पर वीटो किया और भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का चुनाव भी हारा। सीटीबीटी पर वीटो किसने किया? देवगौड़ा साहब के कार्यकाल में हुआ, भारत ने किया। 96 में आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बना इनके कार्यकाल में। अब आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। ये भी इनकी भी 11 महीने की सरकार के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। एक आया सिद्धांत इनको पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का सिद्धांत दिया गया, जो कि गुजराल सिद्धांत भी कहा गया। ये 11 महीने में इनका गुजराल सिद्धांत, पड़ोसी देशों के साथ पहले हम संबंध को सुधार करें। वाजपेयी का युग आया 98 से 99, फिर 2004 तक, 98 से 2004 तक का इनका कार्यकाल रहा। 11 व 13 मई को पोखरण नाभिकीय परीक्षण हुआ, ये इनके कार्यकाल में हुआ। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर से भी इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान नहीं कर रहा था। भारत परीक्षण के कारण अमेरिका द्वारा दंडात्मक यानी आर्थिक कार्रवाई की गई। कारगिल संकट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1999 में अमेरिका के साथ बिल क्लिंटन राष्ट्रपति के साथ संबंध सुधार के प्रयास हुए। 20 फरवरी 1999 दिल्ली से लाहौर बस यात्रा, 99 में ही कारगिल युद्ध हुआ और देखिए 99 में ही दिल्ली लाहौर बस सेवा भी इन्होंने शुरुआत की। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल आता है, जो कि 2004 से लेकर 2014 तक। 2005 में सुदूरवर्ती पड़ोसी नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ संबंध बनाने पर इन्होंने बल दिया है। 2005 में पश्चिम की ओर देखा हुआ मध्य एशिया की नीति भी इन्हीं की है। और 123 एग्रीमेंट, 123 डील जो है किससे संबंधित है? परमाणु समझौता, और 2005 से संबंधित है। ये बार-बार आपसे पूछा जाता है 123 डील जो किससे संबंधित है? तो भारत अमेरिका परमाणु समझौते से संबंधित है, जो कि 2005 में हुआ। 2010 में जापान के साथ 2+2 वार्ता हुई। प्रवासी भारतीयों के संबंध में कृष्णा डॉक्ट्राइन जो उसमें विदेश मंत्री थे, वो उनके द्वारा दिया गया। एस एम कृष्णा। नरेंद्र मोदी का युग होता है 2014 से लेकर अब तक। राजीव गांधी की सरकार 84 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया गया। पड़ोस पहल की नीति जो यानी पड़ोसी पहले पर जो पड़ोसी आपके पहले पड़ोसियों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इनकी नीति रही है। प्रथम विदेश यात्रा भूटान, शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के शासनाध्यक्षों को बुलाना। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलना। आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ संबंध मजबूत बनाने पर बल। फिर उन्होंने फास्ट ट्रैक कूटनीति भी अपनाई।
पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार के साथ खाड़ी देशों, इज़राइल आदि से अति सक्रिय, संवेदनशील, मजबूत संबंधों पर बल दिया गया। प्रवासी भारतीय संबंध सुधार पर बल, विदेश में रह रहे भारतीयों से संवाद इन्होंने कायम कायम की। कल्चरल डिप्लोमेसी, जापान, म्यांमार से सांस्कृतिक योग दिवस का आयोजन करवाया इन्होंने। और आक्रामक रक्षा नीति जो है, डोकलाम विवाद में चीन के साथ कूटनीतिक जीत, आतंकवाद के विरुद्ध पाक को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आदि कदम आक्रामक रक्षा नीति के उदाहरण हैं। फिर ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा, अनेक राष्ट्रों के साथ सिविल परमाणु समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत चीन संबंध, विदेशी संबंध के अंतर्गत सबसे पहला आपका पड़ोसी राज्य चीन है, उसी का जो विदेशी संबंध भारत और चीन संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही फिर से मैं कहूँगा कि जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आप। भारत चीन संबंध, चीन की विदेश नीति की मौलिक विशेषताएं क्या है? तो शक्तिवादी और साम्यवादी दृष्टिकोण है, चारा व छड़ी की नीति है। पहले वो आपको क्या मतलब कि लालच देगा, फिर आपके साथ वो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए आपको किसी भी हद तक गिरा भी सकता है या आपके साथ धोखा भी कर सकता है। चारा व छड़ी की नीति है। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी ने चीनी संस्कृति का प्राचीन व श्रेष्ठ, चीनी संस्कृति जो है प्राचीन व श्रेष्ठ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति नकारात्मक नीति रही है चीन की। भारत चीन संबंध क्या है कि अक्टूबर 1949 में साम्यवादी चीन गठन को भारत प्रथम और गैर साम्यवादी देश था, जिसने 1 अप्रैल 1950 को चीन को मान्यता प्रदान की। प्रथम और गैर साम्यवादी देश था जो इसने सबसे पहले, जो इस क्रांति हुई 1949 में या चीन का निर्माण हुआ, तो उसके सबसे पहले बतौर राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला भारत ही था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हुआ, ये याद रखिएगा। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और चीन। और कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू व चाउन लाई। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। और जो है पंचशील सिद्धांत, अखंडता, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, परस्पर समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये 5 विशेषताएं पंचशील सिद्धांत की। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा पंचशील सिद्धांत है या अथवा नहीं। भारत चीन प्रमुख विवाद क्या है? भारत और चीन के बीच में जो समस्या का विवाद है क्या है कि तिब्बत की समस्या है। चीन सरकार के विरुद्ध विद्रोही तिब्बती लोगों का युद्ध है। मार्च 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली। सीमा विवाद, मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता। अक्साई चीन, चीन का आधिपत्य बोलते हैं 1962। भारत चीन सीमा विवाद या भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ। कोलंबो प्रस्ताव द्वारा संबंध सामान्य बनाने के प्रयास लेकिन सफल नहीं हुए। ये भी पूछा जाता है कि कोलंबो प्रस्ताव किससे है? तो गलती से श्रीलंका भारत मत लगा दीजिएगा। ये चीन और भारत के बीच जो संघर्ष स्थापित, क्या मतलब संघर्ष को या युद्ध को विराम देने, युद्ध विराम की नीति या युद्ध विराम प्रस्ताव को लेकर आया कोलंबो प्रस्ताव। यानी कोलंबो यानी श्रीलंका ने भारत चीन के बीच मध्यस्थता की 1962 में युद्ध के दौरान। चीन पाकिस्तान गठबंधन चीन पाकिस्तान गठबंधन, वन बेल्ट वन रोड, यूएनओ में पाक आतंकवादियों के पक्ष में मत व्यक्त करना, ख्वादर बंदरगाह विकास करना व काराकोरम हाईवे द्वारा चीन से जोड़ना। भारत का परमाणु कार्यक्रम, स्टिपल वीजा विवाद भी है, भारत अमेरिका की बढ़ती मित्रता के कारण भी। और त्वांग शहर विवाद जो है, अरुणाचल प्रदेश का शहर, वो भी मोतियों को माला, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, ये भी याद रखिएगा। स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी किससे संबंधित है? चीन से संबंधित है। भारत को घेरने हेतु पाक के ग्वादर बंदरगाह, बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह विस्तार और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह विकास, म्यांमार में कोको द्वीप पर सैन्य अड्डा आदि के माध्यम से भारत को घेरने की चीन ने प्रयास किए हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन भारत की उपस्थिति का विरोध करता है। डोकलाम विवाद भूटान व चीन के बीच विवादित पठार क्षेत्र है। वन बेल्ट वन रोड, चीन अपने व्यापार मार्ग का नेटवर्क एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के 60 देशों को जोड़ता है। नेफा विवाद, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश। दौलत बेग ओडी क्षेत्रवाद जो कि लद्दाख में है। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र की सहायक लाहौर नदी पर बांध बनाना और जिसका भारत ने कई बार विरोध किया।
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जो है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित है। इसका भी ये मुख्य विवाद के कारण है दोनों दोनों पड़ोसी देशों में। परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है। कौन सी सीपेक परियोजना, इसलिए भारत विरोध करता है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक गठबंधन क्वाड जो है, जो 2017 में ट्रंप ने एशिया पैसिफिक की बजाय इंडो पैसिफिक शब्द का प्रयोग किया। गलवान गलवान घाटी विवाद जो कि लद्दाख में, आपको पता ही है। फिर है सहयोग के क्षेत्र, दोनों के सहयोग के, आपसी सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ब्रिक्स एंड एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन 2015 में भारत पाक दोनों सदस्य बने। पूछता है कि भारत एससीओ का सदस्य कब बना, ब्रिक्स का सदस्य कब बना, तो 2015। मुंबई, शंघाई व अहमदाबाद व ग्वांगझू के मध्य सिस्टर सिटी का समझौता हुआ। ये भी याद रखिएगा, सिस्टर सिटी कौन कौन से शामिल है इसमें। अब पढ़ते हम लोग भारत नेपाल संबंध। नेपाल भारत तथा चीन के मध्य एक बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य है। चीन के बीच जो है मध्यवर्ती राज्य, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच एक छोटा सा जो राज्य होता है, दोनों को अलग करता है, उसी को हम बफर स्टेट बोलते हैं। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 में, ये आपसे बार बार पूछा गया है। प्रमुख विवाद क्या है, माओवाद की समस्या है, मधेसियों की समस्या है, शारदा या महाकाली नदी विवाद, पंचेश्वर बांध समझौता जो कि 1969 में हुआ, काल काला पानी विवाद, महाकाली काली नदी के उद्गम के पास है, कोसी जल विवाद से समझौता 1954 में हुआ। नेपाल के भूकंप के समय ऑपरेशन मैत्री जो चली, मैत्री ऑपरेशन पूछा जाता है बार बार कि मैत्री ऑपरेशन किससे संबंधित है। 2017 में नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की भारत यात्रा, और 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की प्रथम विदेश यात्रा भारत में हुई। भारत भूटान संबंध, इसको पढ़ना है। 1949 में श्री नेहरू व भूटान नरेश जिम्मे वांगचुक के मध्य मैत्री संधि हुई। भारत की सहायता से विदेश नीति का संचालन होगा। भारत की सहायता से ही भूटान 1971 में यूएनओ का सदस्य बना। भारत भूटान संधि 2007 से ये संधि 49 की संधि का स्थान लेगी और भारत ने भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति संचालन का अधिकार दे दिया। 14 अक्टूबर 21 चीन व भूटान के मध्य एमओयू सीमा विवाद को लेकर संपन्न हुआ, जिससे भारत एक चुनौती के रूप में ले रहा है। चुरवा परियोजना, ताला परियोजनाएं, पुनसांगदुप जल विद्युत परियोजना में भारत का सहयोग है। डोकलाम वाद में भारत का साथ व ऑपरेशन ऑल क्लियर में आतंकवाद के विरुद्ध भारत का साथ देना। अब बता भारत श्रीलंका संबंध कि फरवरी 1948 में श्रीलंका ने इंग्लैंड में से आज़ादी प्राप्त की। 1948 में ये भारत से ठीक एक साल बाद क्या, लगभग 6-7 महीने बाद ये आज़ाद हुआ। प्रवासी भारतीयों की समस्या पर नेहरू कोटलावाल समझौता 1954 में हुआ। नेहरू कोटलावाल समझौता कब हुआ, 1954 में। यही पूछा जाता है आपसे। कच्छ टापू, कच्छ द्वीप विवाद, इंदिरा गांधी भंडार नायके के बीच समझौता हुआ। कच्छ द्वीप का जो विवाद है ये भी पूछा जाता है। श्रीलंका की प्रभुसत्ता, तमिल समस्या जो है, ये भी एक दोनों देशों के बीच में समस्या बनी हुई है। राजीव जयवर्धने ने समझौता 1987 कोलंबो समझौता किया, जो कि राजीव गांधी और जयवर्धने जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनके बीच समझौता हुआ। और इसी वजह से भारतीय शांति जो सेना थी, भारतीय शांति सेना जाफना भेजी। ऑपरेशन ईगल, ये पूछा जाता है ऑपरेशन ईगल किस देश से संबंधित है। ऑपरेशन पवन चला लिट्टे प्रभाकरण को समाप्त करने से संबंधित। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय शांति सेना आईपीकेएफ हटाई। और श्रीलंका द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन को जगह उपलब्ध करवाना भी विवाद का एक कारण है। ये भी पूछता है हम्बनटोटा कहाँ है, ये विवाद किसके मध्य है। फिर है 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूएसए के प्रस्ताव पर भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध मतदान किया। कोलंबो प्रहार से सीधी हवाई सेवा 2017 से। वर्तमान में आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका को भारत ने आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया। भारत बांग्लादेश संबंध क्या है कि 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और 1972 में शेख मुजीबुर रहमान और श्रीमती गांधी के बीच, इंदिरा गांधी के बीच 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई। प्रमुख विवाद क्या है दोनों के बीच, फर्क का विवाद दोनों को लेकर है। अल्पसंख्यकों की समस्या को लेकर है। मोहरी नदी सीमा विवाद जो त्रिपुरा और बांग्लादेश को से जोड़ती है। और नौमोर
द्वीप विवाद 1971 में बंगाल की खाड़ी में हुआ, बांग्लादेश घुसपैठ। ये जितने जितने विवाद हैं कहीं भी पढ़ें तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, नोट कीजिए। यही आपसे पूछे जाते हैं कौन से विवाद किस देशों के बीच में है। तीस्ता नदी जल विवाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। 3 बीघा गलियाराबाद भारत का क्षेत्र जिसे होकर बांग्लादेश के रंगपुर से दहाग्राम जाने का रास्ता था। 74 में इंदिरा गांधी इरशाद के मध्य समझौता बांग्लादेश को लीज पर दिया गया। तिपाई सुख परियोजना मणिपुर की बराक नदी पर है। रोहिंग्या संकट भी दोनों देशों के लिए समस्या का एक संकट है। 2015 से 15 में 74 की सीमा समझौते का अनुमोदन श्री नरेंद्र मोदी ने किया और 100वां संविधान संशोधन करके भारत की 111 बस्तियां व बांग्लादेश की 51 बस्तियां भारत को प्राप्त हुई। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है 100वां संविधान संशोधन। प्रभावित राज्य क्या हुआ? बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय। भारत पाक जो विदेश नीति है अब उसको देखते हैं। 1947 में भारत पाक की आज़ादी के बाद दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। माइकल ब्रेसर के अनुसार भारत पाक हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। कुलदीप नैयर ने दोनों देशों को दूर के पड़ोसी की संज्ञा दी है। भारत पाक विभाजन से उत्पन्न समस्या क्या हुई कि जूनागढ़ विवाद, हैदराबाद विवाद, सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा। हैदराबाद विवाद को किस तरह से सुलझाया गया कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 22 अक्टूबर 1947 को ये कबायली आक्रमण हुआ। इसमें क्या नाम है, कश्मीर में 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने प्रस्ताव पास कर जम्मू एवं कश्मीर का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। 14 मई 1954 भारत सरकार ने धारा 370 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। 26 जनवरी 1957 जो है आपका जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। ऋण अदायगी समस्या 1950 से है और नहर पानी विवाद भी दोनों के बीच में है। 60 में नेहरू और अयूब खां के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। अभी इससे संबंधित के विवाद भी उत्पन्न हुआ था। 1965 कक्ष के रण को लेकर भी युद्ध हुआ है। 66 ताशकंद समझौता सोवियत प्रधानमंत्री कोसिजिन के प्रयास से शास्त्री व अयूब खान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ ताशकंद समझौता। पूर्वी पाक को लेकर 71 में जनरल नियाजी का आत्मसमर्पण। शिमला समझौता 28 जून 1972 इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता हुआ 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। समसामयिक समस्याएं क्या है? पाक प्रायोजित आतंकवाद, मुंबई विस्फोट आप जानते हैं जो कि एक तो 1993 फिर आपका संसद पर भी हमला हुआ, फिर उसके बाद तुलबुल परियोजना मुंबई आतंकवाद, और फिर उसके बाद अभी आपका 26/11 का जो हमला हुआ वो भी तुलबुल परियोजना जो झेलम पर है। सियाचिन विवाद, कश्मीर और जो है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। बगलेहार बांध परियोजना और सुलाल व दुलहस्ती परियोजना जो डोडा जिला में है। बांग्लादेश संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए जरा भारत अफगानिस्तान संबंध। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2016 अमृतसर में संपन्न हुआ, जिसमें अफगान के विकास पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में पेयजल संकट को दूर करने हेतु हेरात प्रांत में सल्मा डैम बनाया गया, जिसे अफगान मैत्री बांध भी कहा जाता है। अफगानी संसद के निर्माण में भारत का वित्तीय सहयोग हुआ। एक ब्लॉक पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नाम पर अटल ब्लॉक बनाया गया। चीन द्वारा पाक के ग्वादर बंदरगाह विकास के कूटनीतिक विरोध के तहत भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास किया, जिसे दिलराम सड़क अफगानिस्तान से जोड़ा गया। अगस्त 2021 में तालिबान शासन आने के बाद संबंधों भारत के साथ संबंधों में खटास आई, लेकिन भारत ने डब्ल्यूएचओ व अन्य वैश्विक संस्थाओं दवाएं व अन्य खाद्य सामग्री भेजकर मानवीय सहायता प्रदान की। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ते हैं, जो कि बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। आपके इंटरनेशनल रिलेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक विश्व सरकार हम कह सकते हैं या पुलिसमैन भी कह सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ग्रुप में कह सकते हैं। इसको पढ़ते हैं तो इसका जो विकास है अटलांटिक चार्टर और अगस्त 1941 जिसमें रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य हस्ताक्षर हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942 26 मित्र राष्ट्रों का संघ जो आगे चलकर यूएनओ में परिवर्तित फांसीवादी शक्तियों के मुकाबले हेतु। तेहरान सम्मेलन 43 रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल ने सदस्यता पर चर्चा की।
डम्बार्टन अक्स भवन सम्मेलन वाशिंगटन अगस्त 1944 में हुआ। अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन ने मिलकर यूएनओ का दायरा आर्थिक व कल्याणकारी कार्यों की तरफ बढ़ाने पर चर्चा की। याल्टा सम्मेलन जो कि क्रीमिया जो कि रूस में है, फरवरी 1945 में हुआ। चर्चिल, रूजवेल्ट व स्टालिन के मध्य सुरक्षा परिषद मतदान प्रणाली पर सहमति, 5 स्थायी सदस्यों को दोहरा निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में हुआ और 50 देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 26 जून 1945 को 51वां देश पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किया। भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी मुदालियर ने किया। 24 अक्टूबर को यूएनओ का उद्भव 1945 को हुआ और यूएनओ चार्टर में संशोधन हेतु अनुच्छेद 108, 109 में प्रावधान है। इस हेतु महासभा का 2/3 बहुमत व सुरक्षा परिषद की सहमति अनिवार्य है। यूएनओ में नए सदस्य शामिल हेतु क्या करना होगा कि महासभा का 2/3 बहुमत हो और 9 सदस्य सुरक्षा परिषद के लिए 5 स्थायी सदस्य और सकारात्मक मत अनिवार्य है। ये याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इन लोगों में यूएन से संबंधित कि यूएन महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला राशिद जो मालदीव के थे उन्होंने किया। यूएन महासभा के 77वें अध्यक्ष सितंबर 2022 में कसाबा, हंगरी। 21 में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बना। वर्तमान में यूएन महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। यूएन में हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को हाल ही में मान्यता दी है 2022 में और यूएनओ में से भारत के वर्तमान प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। यूएनओ के उद्देश्य क्या है? देखिए प्यारे साथियों, देखिए मैं फिर से आपसे एक बार गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। देखिए जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ताकि हम लोग और आपके लिए बेहतर कर सकें। तो यूएनओ का क्या उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सदस्य राष्ट्रों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान या समझौता कराना, राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद का अंत या आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करना, पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरण पर परमाणु निःशस्त्रीकरण यानी जो एटॉमिक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उस पर फोकस करना। यूएनओ में भाषाएं, यूएनओ में कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी व फ्रेंच हैं। यूएनओ के अंग कौन-कौन से जरा इसको देखिए। यूएनओ के अंग एक तो है आपकी जनरल असेंबली महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। संसार की नगर सभा, विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। सभी देशों को एक मत देने का अधिकार है। प्रत्येक सत्र के नियमित सत्र के प्रारंभ में एक अध्यक्ष व 21 उपाध्यक्ष व 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव होता है। 53 में 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित ने किया। उस बेहद बेहद बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये भारत के लिए। महासभा के कौन-कौन से कार्य हैं? सुरक्षा परिषद 10 स्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नए सदस्यों का प्रवेश करना, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव का निर्वाचन, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन होता है, शांति व सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहस, शांति के लिए एकता प्रस्ताव या एचिसन प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 द्वारा महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के प्रश्नों पर विचार करने की अनुमति मिली। अब आइए देखिए जरा सुरक्षा परिषद, दुनिया का जो पुलिस मैन है सुरक्षा परिषद, क्या है उसका कार्य? कि मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर कार्य करना है। बुतरस बुतरस घाली ने 1992 में एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया जिस आधार पर सुरक्षा परिषद 3 प्रकार की कार्रवाई गतिविधियां अपना सकती है। कौन कौन सी? पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग। याद रखिएगा ये पूछा जाता है। बुतरस बुतरस घाली ने किस सिद्धांत का दिया या एजेंडा फॉर पीस किसके द्वारा दिया गया? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? सुरक्षा परिषद में 2 तरह के मामले या विषय होते हैं। कौन-कौन से? एक प्रक्रिया संबंधी मामले, सामान्य विषय जिनमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। 15 में से 9 का समर्थन आवश्यक है। लेकिन जो गैर प्रक्रियात्मक मामले हैं, उसमें राजनीति और सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं जिन पर 9 सदस्यों के समर्थन में 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन जरूरी या आवश्यक हो जाता है। दोहरा निषेधाधिकार क्या है? 5 स्थायी सदस्यों को महत्वपूर्ण मामले पर वीटो के साथ कौन-सा प्रश्न प्रक्रियात्मक है या नहीं, इस पर भी वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद की और कार्य क्या है कि महासचिव का चयन करना, नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करने की सिफारिश, G4 प्रस्ताव, ये याद रखिएगा G4 प्रस्ताव में कौन-कौन लोग शामिल हैं? भारत, जापान, ब्राज़ील का स्थायी सदस्यता का दावा। कॉफ़ी क्लब, ये भी पूछता है कि कॉफ़ी क्लब क्या है? कि इटली, कनाडा, स्पेन, पाकिस्तान कॉफ़ी क्लब
प्रस्ताव पेश किया G4 के विरुद्ध। ठीक, वीटो का सर्वाधिक प्रयोग सोवियत संघ ने किया है। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अधिकतम वीटो का प्रयोग किया है। 5 स्थायी सदस्य कौन-कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। भारत अब तक 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, 8 बार रह चुका है। महाशक्तियों के संघर्ष के कारण यूएनओ को लकवा हो गया है। ये डी ट्रिगवेली का कोट है। आर्थिक व सामाजिक परिषद के बारे में जानिए जरा। आर्थिक व सामाजिक असंतुलन को दूर करना इसका लक्ष्य है। सदस्य संख्या 54 है। एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का कितना है? 3 वर्ष। डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, आईएलओ सहित सभी सामाजिक आर्थिक कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इसी परिषद के निर्देशन में कार्य करती हैं। 22 से 24 तक भारत सदस्य चुना गया। न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, न्यास परिषद की स्थापना उन क्षेत्रों के लिए की गई जो राष्ट्र संघ के समय मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत रखे गए। वर्तमान में इसका कार्य समाप्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। न्यायाधीश कुल 15 हैं। इसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष है। श्री नागेंद्र सिंह, एस पाठक, BN राव, दलवीर भंडारी जो दूसरी बार यहाँ न्यायाधीश बने, दलवीर भंडारी, और BN राव जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे वो भी इसके जज के रूप में नियुक्त हो चुके थे। न्यायालय में वादी प्रतिवादी राष्ट्र होते हैं। भाषा अंग्रेजी व फ्रेंच है इसकी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हुई? राजलीना हिंगिस जो कि ब्रिटेन में। सचिवालय से संबंधित देखिए जरा। सचिवालय यूएनओ के प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करता है एवं यूएनओ को प्रशासनिक अंग, यूएनओ का ये क्या? प्रशासनिक अंग है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। वर्तमान महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। क्यूबा संकट के समय यूथांट महासचिव थे। द्वितीय महासचिव डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई। ये भी पूछा जाता है कि किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई? तो डॉग हैमरशोल्ड की। यूएनओ संबंधी कुछ मुख्य बिंदु हैं कि प्रथम महासचिव ट्रिगवेली को सोवियत संघ के विरोध के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। 1950 कोरिया संकट भारत की अध्यक्षता के में विवाद का सामना किया गया। रजाली आयोग, लखदर ब्राह्मणी रिपोर्ट, नरसिम्हा राव सुझाव और में सभी यूएनओ की कार्यप्रणाली सुधार हेतु प्रस्ताव व आयोग थे। बांग्लादेश व पाक के बाद तृतीय देश भारत जिसने शांति सेना विश्व शांति हेतु सर्वाधिक बार उपलब्ध कराए हैं। भारतीयों का योगदान क्या है? महासभा के अध्यक्ष रूप में विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ये तमाम, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जगजीवन राम हुए इसके, और डब्ल्यूएचओ अमृत कौर, FAO BR सेन, यूनेस्को राधाकृष्णन, उप महासचिव शशि थरूर, शांति दूत किरण बेदी और सतीश नाम्बियार सुधार समिति अध्यक्ष यूएनओ 2003, और विजय नाम्बियार वान की मून के चीफ ऑफ स्टाफ थे ये। तो साथियों ये था आपका बेहद बेहद कम समय में, बेहद कंसाइज वे में, एकदम लिमिटेड कंटेंट के रूप में जो बेहद जरूरी है आपकी भारतीय विदेश नीति से संबंधित जो हमने इसको पढ़ा है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। ये बताओ रिवीजन है, रिवीजन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आप इसको पढ़िए और समझिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।